नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे CDP का सेक्शन कराता हूं, तो सबसे पहले वीडियो तो शुरू हो ही गया है। इसके पहले आप कुछ पढ़ें, कुछ समझें, इसके पहले आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए ताकि सारे लोगों का भला हो सके, सारे लोगों तक अच्छी बातें जा सकें। क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से पढ़ाता हूं और आप भी सारे बहुत अच्छे लोग हैं। आप भी चाहते हैं कि आपके साथ साथ में आपके जो मित्र समूह है, मित्र मंडली है, उसका भी बहुत भी ज़्यादा भला होता रहे। इसलिए आप इसको शेयर करिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्योंकि आज फिर से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने कल की अगर बात करें तो मैंने आपको जीन पियाजे की अवस्थाओं के बारे में बताया था कि जो जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था बच्चों, उसमें उन्होंने 4 अवस्थाओं में बताया कि जो बच्चा होता है उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं और उन 4 अवस्थाओं में बच्चा कैसे उसका संज्ञान डेवलप होता है, कैसे उसका मेंटल डेवलप होता है, आप कैसे कह सकते हैं मानसिक क्षमताएं उसकी कैसे खुल के सामने आती हैं। तो पिछली वीडियो तक हमने बात की उसकी तीसरी अवस्था तक, जहां तक आपने पढ़ लिया था 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक, और आज हम उसकी चौथी अवस्था की बात करेंगे। और उसके बाद में बात करेंगे जो जीन पियाजे ने जो शब्दावलियों का प्रयोग किया है, उनकी शब्दावली जो थी, मतलब जो उन्होंने छोटे छोटे शब्द दिए हैं, जैसे स्कीमा है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसके बारे में बेहतर आपकी एक सोच बनाएंगे। आप सब जानते हैं कि आज रीट का नोटिफिकेशन आ गया है, तो उस जो परीक्षा है आप जानते हो उसको जुलाई में होना भी है। अभी 18 तारीख से उसका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा और 18 से शुरू होकर के 13/5/2022 तक चलेगा, तो उसको भी आप भर लीजिए। और यहाँ पर मैंने जैसा कि मैंने कहा भी है कि मैं सारी चीज़ों को एक साथ में लेकर चलता हूँ, समराइज करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने यहाँ पर CDP का सेक्शन पढ़ा है तो आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दें जो कि टीचिंग से संबंधित है, आप कभी भी उसमें CDP के सेक्शन में असफलता नहीं पाएंगे। ऐसा मेरा भरोसा है और ऐसा मेरा दावा है। मैं 101% दावे के साथ ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि जो अभी का जो रिजल्ट आया है, यूपी टेट का जो रिजल्ट हम लोगों ने देखा, जो सीटेट का रिजल्ट जो हम लोगों ने देखा, जो हमारे जो स्टूडेंट थे उनका जो परफॉर्मेंस इतना धुआंधार परफॉर्मेंस रहा। आप देख भी रहे होंगे टेलीग्राम चैनल पे, जो डियर लर्नर्स का टेलीग्राम चैनल, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आप देख भी रहे होंगे, हमने रिजल्ट आपको भेजे भी थे। जब टीम कम थी, जब बच्चे कम थे, तब भी इतना धुआंधार रिस्पांस रहा है। अब तो टीम ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं, मेहनत ज़्यादा है, तो अब का रिस्पांस कैसा रहेगा आप समझ ही सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं रीट आ ही चुका है, तो आप सब उसको 18 तारीख के बाद में ऑनलाइन करा लीजिए और मज़े से पढ़िए। मैं रीट तक कोशिश करता हूँ कि सारा का सारा सिलेबस ख़त्म करके मैं आपको प्रैक्टिस में आ जाऊँ, तो ऐसा हम करेंगे। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते जाइए, समझते जाइए और नोट से बनाते जाइए और नहीं तो कुछ ना कुछ नया सीखते जाइए। चलिए बिना समय गंवाते हुए हम आते हैं अपनी इस स्टेज में, जिसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। मैंने कल आपको बताया था कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है उसमें क्या हुआ था, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब कहते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो कमियां बची थी, जैसे वहां पर बच्चा क्या कर रहा था, 1 से 10 गिन रहा था, पर 10 से मतलब रिवर्सिबिलिटी का उसमें गुण नहीं पाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो कॉन्क्रीट में आया वैसे उसमें क्या हो गया, रिवर्सिबिलिटी के गुण पाया गया। मैंने पिछली जब हमने आपको पढ़ाया कॉन्क्रीट ऑपरेशन पढ़ाया था, तो मैंने उसमें बताया था कि इसमें बच्चा होता है ये ठोस तरीके से सोचता है, जिन चीज़ों को वो छू सकता है, जिन चीज़ों को महसूस कर सकता है, जिन चीज़ों में मतलब कुल मिला के समझो कि जो चीज़ें उसके सामने हैं, जिनको वो देख सकता है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, जो चीज़ें मूर्त हैं, वास्तविकता में प्रेजेंट हैं, सिर्फ बच्चा उन्हीं के बारे में सोच सकता है, उन्हीं के बारे में तर्क कर सकता है। लेकिन जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है, औपचारिक कहें या अमूर्त कहें, देखिए ये जो अमूर्त शब्द है यही अपने आप में आपको बताता है कि जब मूर्त चीज़ें होती हैं, मतलब जो चीज़ें आपके सामने उपस्थित हैं, सिर्फ आप उनके ही बारे में बता सकते हैं। परंतु जब आप अमूर्त स्टेज में आ जाते हैं तो अभी आप सोच सकते हैं, आप सोच से भी बता सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आपके सामने हो ही, आपने कोई चीज़ देखी है तो आप सोच लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, या शादी में जाएंगे तो ये करेंगे। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा एक अपने आप में सोच भी बनाना शुरू कर देता है और बिना किसी को देखे, बिना किसी चीज़ को समझे वो कुछ ना कुछ आपको बता सकता है। तो अगर हम इस स्टेज की बात करें तो यहाँ पर अगर एज लिमिट की बात करें तो ये होता है 11 साल से लेकर, कुछ लोग बताते हैं 15 साल तक, कुछ कहते हैं 11 to 15 ईयर, कुछ लोग कहते हैं कि 18 to above
कुछ लोग कहते हैं 11 साल से ऊपर तक बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो हम लोग हैं सब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लॉजिक भी लगता है, लॉजिकली भी लगता है। लेकिन आपको एग्जाम में अगर ये मिल जाए तो ये भी सही है, अगर ये मिलता है तो ये भी सही है, और अगली बार 1 से लेकर 18 ईयर अगर मिलता है तो ये भी सही है। याद रखिए किसी भी एग्जाम में आपको सब नहीं दिया जाएगा, कोई ना कोई एक दिया जाएगा। मान लीजिए तीनों आ गए, तब आप इस ऑप्शन को ज़्यादा बेटर जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं वो हम बच्चे में पढ़ते हैं। तो बच्चे का सिर्फ जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो हम 15 साल तक पढ़ते हैं, जबकि हम एडल्ट में जाकर उसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक, तो आप इसको भी सही कर सकते हैं। और बाकी ये तो सही है ही, क्योंकि आज भी हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही हैं। आप सभी औपचारिक अवस्था में हैं, हम सभी औपचारिक अवस्था में हैं, क्योंकि हम जरूरी मेरे सामने हर चीज़ें हो ही, हम क्या करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को भी बना लेते हैं। जैसे कि हमने कोई चीज़ पढ़ी, आज आप मुझसे पढ़ रहे हैं ये फॉर्मल स्टेज, आज कल आप जाके किसी और से पढ़ने लगे तो आप उसकी शब्दावलियों को पकड़ेंगे और मेरी शब्दावली और उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ के मर्ज करके एक नया कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं। ठीक है बात, देखिए तो आज हम बात करते हैं इसके। तो यहां पर क्या होता है, यहां इस स्टेज तक आते आते बच्चा क्या होता है, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है कि बच्चा जो होता है वो क्या करता है मेरे प्यारे भाइयों, वो करता है वो अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। तो अमूर्त चिंतन का ये मतलब होता है कि वो ऐसी चीजें भी सोचना, ऐसी चीजें भी समझना शुरू कर देता है जो उसके सामने है ही नहीं। ठीक है, यहां तक आते आते बच्चा जो होता है वो हाइपोथेटिकल रीजनिंग लगाना शुरू कर दे, जिसको आप कहते हैं परिकल्पनात्मक तर्क लगाना शुरू कर देता है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेटिकल रीजनिंग भी लगाना यहाँ पर शुरू कर देता है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग ये होती है कि वो ऐसी भी चीज़ों पर तर्क देना शुरू कर देता है जो चीज़ें वास्तविक उसके सामने पर कॉन्क्रीट अवस्था में, मतलब मूर्त अवस्था में उपलब्ध नहीं है। वो भी किसी एक बात पर और किसी दूसरे बात पर सही गलत का पहचान बताना शुरू कर देता है। उन ऐसी चीज़ें जो सामने है ही नहीं उन पे क्या करना शुरू कर देता है, उन पे अपने विचार देना शुरू कर देता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। अब क्या होता है आगे, इसी अवस्था की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर होता है बच्चे में यहां पर डाइवर्जेंट थिंकिंग का आना शुरू हो जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसका मतलब होता है अपसारी चिंतन। अभी अपसारी चिंतन क्या होता है? अपसारी चिंतन होता है कि बच्चा जो होता है वो क्या करता है, किसी चीज को, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक पदार्थ है, ठीक है, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है कि जैसे मैंने आपको मान लीजिए मैं आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग हुआ, जो अपसारी चिंतन होगा उसमें, अभिसारी जो चिंतन होगा उसमें आप ये समझेंगे कि ये जो सीडीपी पढ़ा रहे हैं सर, ये सिर्फ और सिर्फ सीडीपी का यूपी टेट के लिए है, या आपने सोच लिया सिर्फ और सिर्फ सीटेट के लिए है। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि ये जो सीडीपी पढ़ाई जा रही है ये ऑल इंडिया में हम किसी टाइप के एग्जाम देंगे, अगर किसी में सीडीपी आती है तो भैया सीडीपी इसी प्रकार की तो आएगी, और थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा हाई लेवल आ सकता है या थोड़ा सा लो लेवल आ सकता है। तो जब कोई बच्चा इस प्रकार की थिंकिंग करता है कि कोई वो एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, और उस मान लीजिए आपने मैथ पढ़ी, मैथ आपने केवल लेखपाल के लिए पढ़ी, केवल आपने पुलिस के लिए पढ़ी, ये सोच के पढ़ा, तो आप कन्वर्जेंट में, अब अभिसारी चिंतन में है। अगर आपने ये सोचा कि मैथ पढ़नी है, अच्छी पढ़ लो, जितने भी पेपर होते हैं ऑल इंडिया सब में मैथ आती है, तो उसको कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। मतलब बच्चा क्या करता है कि किसी एक चीज को कई सारी चीजों में लगाना शुरू कर दे। उसने कोई एक चीज सीखी, मान लीजिए कि उसने ABCD सीखी, अब वो ABCD से क्या करेगा, ABCD से नंबर भी डालना सीख जाएगा, ABCD से वो क्या कहते हैं स्पेलिंग बनाना भी सीख जाएगा। तो ABCD से बहुत सारे काम करता है। उसने क्या किया, उसने 1 2 3 4 5 उसने प्लस, मान लीजिए कि उसने क्या सीख लिया, उसने प्लस माइनस सीख लिया, उसने ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया। तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ सवाल ही नहीं लगाएगा, जब बच्चा बाजार जाएगा तब भी उस नियम का पालन करेगा। इसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो यहाँ पर जाते जाते बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग का विकास हो जाता है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये एग्जाम में बेटा बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है। अगली जो यहाँ पर परिवर्तन होता है, बच्चे में क्रिएटिविटी
क्रिएटिविटी आना शुरू हो जाता है, बच्चे में सृजनात्मकता आना शुरू हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए, एक बार क्वेश्चन आया था कि जीन पियाजे की स्टेज में बच्चा क्रिएटिव होना शुरू हो जाता है, और बच्चा क्रिएटिव तभी होगा मेरे बालक जब बच्चे में क्या आ जाएगी, अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी या अमूर्त चिंतन आ जाएगा। क्योंकि क्रिएटिविटी आप जानते हैं, क्रिएटिविटी किसी चीज को देख के नहीं आती है, क्रिएटिविटी अंदर की सूझ होती है। बच्चे में अंदर की, आपकी अंदर की सूझ है, आपके अपने विचार हैं जो आप क्रिएटिविटी करके देखते हैं। जैसे एक जो कवि होता है वो पुस्तक लिख देता है, एक जो चित्रकार होता है वो क्या करता है, एक चित्र बना देता है। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की वजह से ही तो होता है मेरे बालक। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें। और आप कह सकते हैं कि बच्चे का जो दृष्टिकोण होता है वो कैसा हो जाता है, बच्चे का दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाता है। कैसा हो जाता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाता है। तो आप कह सकते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चे का हो जाता है। बच्चा हर चीज में उसमें साइंस लगाना शुरू कर देता है। बच्चा सोचता है अगर ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता है। बस इसी को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या अमूर्त चिंतन कहा जाता है कि आपको मैंने एक बात बताई, आप उससे संबंधित 20 बातें पता करने में लग गए, इसी को अब सारी चिंतन कहते हैं। मैंने आपसे कहा कि जहांगीर पर एक निबंध लिखिए, आपने क्या किया कि जहांगीर पर निबंध लिखा और जहांगीर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जहांगीर के पिता का क्या नाम था? आपने कहा अकबर नाम था। फिर आप यहां तक चले गए कि फिर अकबर के पिता क्या नाम था? हुमायूं नाम था। फिर आप चले गए हुमायूं के पिता क्या नाम था? बाबर नाम था। तो आपको कहा मैंने सिर्फ जहांगीर के बारे में था, लेकिन बच्चे ने उसके आसपास दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि वो कितना ब्रॉड कर सकता है। फिर बच्चे ने कहा ये सब कौन है, ये सब मुगल वाले हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो यहाँ तक जाते जाते बच्चा ये इतने अपने आप में विकास कर लेता है। इसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज या औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फटाफट स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। हम पढ़ेंगे कि जो जीन पियाजे ने हमारी शब्दावलियाँ दी हैं, शब्दावली में कौन कौन शब्दावली दी है और उसका मतलब क्या होता है। फटाक से इसको स्क्रीनशॉट करें। कर लिया? चलो देखो आगे। बच्चे आप बने रहें, आपको सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आती रहेंगी। बस आप लोग नोट्स बनाते रहें और धैर्य से पढ़ते रहें। ऐसा नहीं है कि आपने 2 मिनट वीडियो देखा और उसके बाद में छोड़ करके चले गए तो आपको क्या ही समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखें और लाइक भी करते रहें साथ साथ में। देखिए अब हम अगली बात करेंगे कि जीन पियाजे की जो शब्दावलियाँ हैं, जीन पियाजे द्वारा दी गई शब्दावलियां, कौन कौन शब्दावलियां जीन पियाजे ने दी है। तो पहला आपने एक बहुत सुना होगा, आपने सुना होगा स्कीमा। आपने बहुत सुना होगा स्कीमा, SCHEMA। आपने सुना होगा स्कीमा। अब स्कीमा क्या होता है इसके बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे। स्कीमा वो होता है जैसे कि स्कीमा का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपके दिमाग में बहुत पहले से है। जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है, ठीक है। बच्चे को जैसे आप समझ लीजिए आप और हम हैं। अगर हम और आपने अगर कोई चीज़ अपने से पहले अगर नहीं देखी है, आज से पहले अगर कोई चीज़ नहीं देखी है, तो बताइए क्या हम कभी, जैसे कि बात किया जाए, जैसे हम बात करें भूत की, मान लीजिए हमने और आपने भूत नहीं देखा है, तो जब भूत की बात होगी तो क्या आप और हम कभी अपने दिमाग में उसकी इमेज बना सकते हैं क्या? उसका चित्र बना सकते हैं क्या? जब हम बात करते हैं घोड़ा, मैंने कहा घोड़ा, आप और हमने अगर कभी, बच्चे ने अगर घोड़ा देखा है तो बच्चा उस चीज का जो चित्र है वो तुरंत अपने दिमाग में चित्र बना लेगा। परंतु अगर बच्चे ने कभी उसके पहले देखा है तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा को आप कह सकते हैं पूर्व में प्राप्त ज्ञान का संगठित रूप जो बच्चे के मस्तिष्क में है उसे स्कीमा कहते हैं। ये तो हो गई भाई परिभाषा वाली बात कि आपने परिभाषा सुन ली, आपने परिभाषा देख ली कि स्कीमा क्या होता है। लेकिन समझिए, देखिए मान लीजिए कि हम और आप मिलकर के एक कोई ऐसे, मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है।
बच्चे को एक कुत्ता जा रहा था, बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि पापा ये क्या है, तो उन्होंने बता दिया कुत्ता है। बच्चे ने इसके पहले कभी 4 टांगों वाली कोई भी जानवर देखा नहीं था। ठीक, अब जब बच्चे को बता दिया कि ये कैसा है, ये 4 पैरों वाला जो जा रहा है, ये छोटा सा जानवर, ये कुत्ता है। बच्चे ने जब दोबारा कभी कुत्ते को देखेगा तो बच्चा तुरंत अपने आप से बोलेगा कुत्ता। तो ये चीजें कैसे हो जाती हैं? ये चीजें मेरे बच्चे तब होती हैं जब कभी आपने किसी चीज को अगर अपने दिमाग में देख रखा है तो उस चीज की एक इमेज तुम्हारे दिमाग में होती है, आपके दिमाग में होती है। और जब कभी उस प्रकार की अगर कोई कुत्ते की बात भी करेगा तब भी बच्चे के दिमाग में वही इमेज आएगी कि कुत्ता जो होता है उसके 4 पैर होते हैं, व्हाइट कलर का होता है और ऐसे ऐसे गली से जा रहा था। पूरा जो मंजर होता है वो हमेशा आपके दिमाग में घूम जाता है। उसको कहते हैं स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है कि पूर्व में प्राप्त ज्ञान, मतलब पूर्व में जितना ज्ञान आप प्राप्त कर चुके हैं उसका जो संगठित रूप आज भी जो आपके दिमाग में है, और अगर उसकी कभी कोई बात करता है तो आपके दिमाग में तुरंत से वो बातें रिकॉल हो जाती हैं, उसे कहते हैं स्कीमा। अच्छा, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा है जिसने पहले कभी भैंस को नहीं देखा है, पहले कभी बफेलो नहीं देखी है। अब अगर बच्चे से आप कहेंगे बफेलो, तो क्या कभी बच्चा बफेलो का चित्र में दिमाग में बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके दिमाग में बफेलो का स्कीमा है ही नहीं। और जब तक आप किसी भी चीज़ के स्कीमा अपने दिमाग में नहीं बना लेते हैं तब तक आप किसी चीज़ को क्लियरिफाई नहीं कर सकते हैं, आप उसको बता नहीं सकते हैं। स्कीमा का मतलब होता है एक ऐसा पिक्चर जो आपके माइंड में पहले से ही था, इसे कहते हैं स्कीमा। और अगर आपने किसी चीज को कभी देखा नहीं है, कभी नहीं देखा, तो आप उसका स्कीमा नहीं बना सकते। तो स्कीमा कब नहीं बनता है? जब आपने इसके पहले कभी किसी चीज को देखा ही नहीं है, आपने कभी पूर्व में ज्ञान लिया ही नहीं है। और जब आपके पास पूर्व का ज्ञान है ही नहीं तो बताइए आपके दिमाग में स्कीमा कैसे बनेगा? अर्थात स्कीमा नहीं बनेगा। बताइए स्कीमा समझ में आया कि नहीं? स्कीमा क्या होता है? जैसे हम और आप, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि डियर लर्नर पर सीडीपी कौन पढ़ाता है, तो आपके दिमाग में अगर मेरी तस्वीर आ गई या मेरा नाम आ गया या आपसे पूछा गया शशांक तिवारी कौन है, तो चूंकि आप मुझे वीडियो में देखते हैं तो आपके दिमाग में जो तस्वीर तुरंत से मेरी आ गई, इसे ही कहते हैं आपका स्कीमा या मेरा स्कीमा आपके दिमाग में है। और आपने कभी मुझे देखा ही नहीं है। आपसे पूछा जाए बताइए कोई ऐसा चैनल का नाम ले लीजिए जो चैनल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पूछा जाए उसमें सीडीपी कौन पढ़ाता है, क्योंकि आपने देखा ही नहीं तो आप कैसे तस्वीर बना सकते हैं? जैसे मैं कहूं, सारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, मैं कहूं आपके पिताजी का नाम क्या है, तो आप अपने पिताजी का नाम मुझे तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि मैं तो वीडियो में पढ़ा रहा हूं, पर आपके दिमाग में तुरंत अपने पिताजी का नाम आएगा और तुरंत उनकी तस्वीर आएगी, उनसे जुड़े हुए सारे कारनामे, सारे जो उन्होंने मुसीबतें झेली, सब कुछ आपके दिमाग में तुरंत से आ जाएगा। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि आपकी माताजी का नाम क्या है, तो अब वो हमको बता नहीं रहे, फिर भी उसके दिमाग में जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में तुरंत से एक बात आ जाए कि मेरी माताजी का नाम सुषमा है और उनकी ये तस्वीर है, जिसको कहते हैं स्कीमा। और मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिन जिन की शादी नहीं हुई, आपसे पूछें बताइए आपकी होने वाली पत्नी का क्या नाम है, तो आपके दिमाग में स्कीमा बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपने अपने होने वाली पत्नी को बहुत सारे लोग जानते ही नहीं होंगे, और जिसको आप नहीं जानते हैं उसका आप स्कीमा आपके दिमाग में नहीं बनता है, और आप उसका ना तो स्कीमा बना सकते हैं ना तो उसका नाम सोच सकते हैं। इसको कहते हैं, अगर आप अपनी पत्नी को जानते हैं, जितने लोग मैरिड हैं, जितनी गर्ल्स जो मैरिड हैं, अगर वो ये वीडियो देखेंगी तो उनके जो हस्बैंड होंगे, उनकी जो वाइफ होंगी बच्चों की, तुरंत उनके दिमाग में स्कीमा बने। तो इसको कहते हैं स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है पूर्व में अगर आपने किसी ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, आपने किसी चीज़ को देख लिया है, और अगर उस वैसी दशा कभी आपके सामने दोबारा आती है तो वो जो चित्र आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है, उसको कहते हैं उसका स्कीमा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं है? अगर आई हो तो फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, कर लिया? अब देखिए आगे। एक तो बात हो गई स्कीमा की, ठीक। दूसरी जो शब्दावली जो जीन पियाजे ने दी मेरे प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं एडेप्टेशन। कहते हैं एडेप्टेशन, यानी अनुकूलन। अनुकूलन क्या है?
एडेप्टेशन क्या है, अनुकूलन क्या है। जीन पियाजे कहते हैं कि जो प्रत्येक बच्चा होता है, जीन पियाजे कहते हैं जो प्रत्येक बच्चा होता है, प्रत्येक बालक होता है, वो अपने वातावरण के साथ में अंतः क्रिया करता है और अंतः क्रिया करके अपने वातावरण के साथ में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है, उसमें अनुकूलन करने की कोशिश करता है, उसको कहते हैं एडेप्टेशन या अनुकूलन। तो मैं लिख देता हूं, प्रत्येक बालक अपने वातावरण के साथ अंतः क्रिया कर सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है, सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है और उसका यही प्रयास एडेप्टेशन या अनुकूलन कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है। बताइए प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई है। भाई मान लीजिए कि आप इस संसार में आ गए हैं, आपका जन्म इस संसार में हो गया है, तो आप क्या करेंगे, आपका जो समाज है, वातावरण का मतलब है आपका जो समाज है या आपका जो भौतिक पर्यावरण है, पर्यावरण दो टाइप के, सामाजिक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण। तो आप क्या करेंगे या बच्चा क्या करेगा, अपने भौतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण के साथ में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेगा। बच्चा जानने की कोशिश करेगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, चीज़ें जानने की कोशिश करेगा। इसको ही कहते हैं अंतः क्रिया करना। आज जब इस संसार में आएंगे तो आप ज्ञान का उपार्जन करेंगे। आपने देखा कि मेरे घर में एक ऐसा जानवर है जो 4 पैरों का है, वाइट है और दूध देता है, तो बच्चा पूछना शुरू कर देगा कि पिताजी ये क्या है, तो पिताजी उसको बताएंगे बेटे ये गाय है। तो इसको कहते हैं अंतः क्रिया करना। और अंतः क्रिया करके दिमाग में हमने सामंजस्य बिठाएगा, अच्छा जो व्हाइट कलर का जो जानवर होता है, दूध देता है, उसको गाय कहते हैं। अगली बार वो कहीं पे जाएगा, उसने देखा कि एक भैंस है काली कलर की है, तो वो अब उसको गाय नहीं कहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ है, कौन सी, कि सफ़ेद जो होता है दूध देता है उसको गाय कहते हैं। अब देखो, तो जीन पियाजे ने कहा जो अनुकूलन होगा मेरे बेटे वो 2 प्रकार से होगा। इस पर्यावरण में बालक आकर के 2 प्रकार से अनुकूलन करने की कोशिश करेगा। एक अनुकूलन को पियाजे के हिसाब से कहा गया एसिमिलेशन, क्या कहा गया, एसिमिलेशन कहा गया, और दूसरे सामंजस्य को, अनुकूलन को कहा गया अकोमोडेशन, दूसरे को कहा गया अकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातीकरण, इसको कहते हैं आत्मसातीकरण, और जबकि एकोमोडेशन को कहते हैं समंजन या समायोजन। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि इसके 3 भाग, इसके जो एडेप्टेशन होता है, अनुकूलन, इसके 3 उपभाग होते हैं, वो गलत बात है। जो अभी हम आपको पढ़ाएंगे, जो इक्विलिब्रियम होता है, जो संतुलन होता है, वो इसका भाग नहीं होता है, बल्कि इसके और इसके बीच की प्रक्रिया होती है। तो आप सबसे पहले इनको जानते जाएं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एसिमिलेशन की या आत्मसातीकरण की, पियाजे ने कहा बच्चा अपने वातावरण के साथ में अनुकूलन तो करेगा, बच्चा ज्ञानार्जन तो करेगा, ज्ञान को पाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वो 2 प्रकार से करेगा। एक तो करेगा एसिमिलेशन मतलब आत्मसातीकरण करेगा, और या वो एकोमोडेशन या समंजन या समायोजन करेगा। मेरे बच्चे अगर मैं बताने की कोशिश करूं ये एसिमिलेशन क्या होता है, आत्मसातीकरण क्या होता है, तो आत्मसातीकरण का मतलब होता है किसी बच्चे को आपने बताया कि ये जो 4 पैरों में जो चलने वाला जानवर है, ये क्या हो, जैसे एक मान लीजिए कि एक गाय जा रही थी, ठीक, एक गाय जा रही थी, आप और तो एक गाय थी और एक थी आपके घर में भैंस। समझिएगा, गाय जो थी वो सफ़ेद कलर की थी, भैंस थी वो काले कलर की थी, दोनों दूध देती हैं। तो बच्चे ने आपसे पूछा कि पिताजी बताइए कि ये क्या है, आपने कहा बेटा ये गाय है। काली वाले को पूछा तो आपने कह दिया ये भैंस है। अब क्या गाय केवल सफ़ेद कलर की हो सकती हैं? बच्चा किसी और के घर में गया, वहाँ पर उसने काली गाय को देखा, काली गाय को देखता वो बोला कि वो देखो भैंस है। क्यों?
क्योंकि बच्चे ने क्या किया है कि जैसे ही बच्चे को एक गाय पता थी, आत्मसातीकरण का मतलब होता है बच्चे को आप किसी प्रकार का ज्ञान दीजिए, बच्चा उस ज्ञान को सीधा सीधा क्या करे, आत्मसात कर ले। तो मेरे बच्चे, आत्मसात का मतलब होता है कि उस पर विचार ना करे, सीधा सीधा जैसा कि है, जिसको आप कहते हैं कॉपी पेस्ट। क्या कहते हैं? कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट में क्या होता है, किसी चीज को कहीं से कॉपी किया